हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है दोस्तों, तो उससे संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना जो है शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। दोस्तों, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालक शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के 1 में कहा गया है। तब 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों, तो 52 में 11 जोड़ देंगे तो 63 में। अगर भारत का प्रधानमंत्री 63 में 11 जोड़ देंगे दोस्तों 74 में। याद रखिएगा इस प्रकार से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित दो कथन दिया गया है। दूसरा, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियों के विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ये दो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दोस्तों, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, जबकि ये गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 53 के अधीन संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश है राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है, विधि द्वारा होगा। इस प्रकार प्रश्नल कथन तो सही है परंतु कारण कथन गलती है दोस्तों। याद रखेगा, ये सभी क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है बहुत दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है दोस्तों? तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति में यदि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक रूप से शासन संचालन कौन करता है दोस्तों? वास्तविक रूप से कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में जो है निर्वाचन दोस्तों राष्ट्रपति का होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। डायरेक्ट इसको जनता नहीं चुनती है दोस्तों, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके द्वारा चुना जाता है दोस्तों राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष पर मतदान के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है दोस्तों। तो डी ऑप्शन बच गया है, तो डी इसका जो है दोस्तों सही नहीं है, यानी कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है दोस्तों। मान लीजिए निर्वाचक मंडल जैसे दोस्तों किसी भी राज्य में विधानसभा को भंग कर दिया गया है, तो विधानसभा को भंग कर दिया गया है तो वहाँ पर दोस्तों उसका कोई ज़रूरत नहीं है। विधानसभा भंग हो गया तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा दोस्तों वो सब भाग नहीं लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब दोस्तों? वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, फिर भी भाग लेगा दोस्तों। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह राज्य विधानमंडल निम्न। तो उच्च सदन का सदस्य जो रहेगा दोस्तों, तो उच्च सदन का सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह ध्यान दीजिएगा
कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य हो, यानी कि मुख्यमंत्री जो है विधान परिषद का सदस्य हो, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत कम जगह इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया। तो सी देख लेते हैं। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जब वह राष्ट्रपति बन जाएगा तो तुरंत उसका सदस्यता छोड़ना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, तो ये कोई बात नहीं है, जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये सब क्या है। भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है पुनः से निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचित पात्र होगा। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, कितना भी उम्र तक, लेकिन न्यूनतम उम्र है दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र के बाद ही वह निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। दोस्तों तो अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति हम सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्याग पत्र देता है। दोस्तों तो अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसको देता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, अनुच्छेद 56 के 2 के तहत। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कि न्यायिक प्रक्रिया है कि कार्यपालिका प्रक्रिया है कि विधायी प्रक्रिया है। दोस्तों तो यह जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति पर। याद रखिएगा, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये भी अभी तक कोई भी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 41वां कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो लोकसभा जी, राज्यसभा जी, दोनों। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। दोस्तों याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग के लिए आया दोस्तों, तो राज्यसभा इसको जो जांच कराएगा, राज्यसभा में आया तो लोकसभा इसको जांच कराएगा। दोस्तों 14 दिन पूर्व पहले खबर करना होगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे अभी पार्ट 1 में राष्ट्रपति के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले पार्ट में और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में आने पर जो है कन्फ्यूजन हो जाता है सब क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।